बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। लोकसभा चुनाव में लोगों का उत्साह दिख रहा है, जोश दिख रहा है। सुबह 11 बजे तक यूपी में 25.20% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में 11 बजे तक की अगर मैं बात करूं तो 33.56% वोटिंग हुई है। उत्तराखंड में 24.83% मतदान हुआ है। राजस्थान में 22.51% मतदान हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो देखिए 28.12% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में 30.46% मतदान हुआ है। असम की अगर बात कर ली जाए तो 27.22% मतदान हुआ है। बिहार में 20.42% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में 22.60% मतदान हुआ है। मणिपुर की अगर बात कर ली जाए तो देखिए 28.86% मतदान हुआ है। मेघालय में 33.12% मतदान हुआ है। त्रिपुरा में 34.54% मतदान हुआ है। तमिलनाडु में 23.87% मतदान हुआ है। और ये सुबह 11 बजे तक के आंकड़े आपको दे रहे हैं। इस वक्त जो आंकड़े इस वक्त हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, सुबह 11 बजे तक के आंकड़े हैं। और इसी के साथ लोकसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। उत्तराखंड में 11 बजे तक 24.83% मतदान हुआ है। ये बड़ी जानकारी। अब आपको एक बार केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य सहित सिलसिलेवार आपको 11 बजे तक के आंकड़े बताते हैं, जहां पर अंडमान निकोबार में 21.82%, अरुणाचल में 18.03%, असम में 27.22%, बिहार में 20.42%, छत्तीसगढ़ में 28.12%, जम्मू कश्मीर में 22.60%। इसी के साथ इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 11 बजे तक के आंकड़े हैं कि कितना परसेंटेज वोटिंग 11 बजे तक हो चुकी है। देखिए जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज आ रहा है और नेटवर्क 10 आपको वो वोटिंग परसेंटेज भी दिखा रहा है। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक जगह सीट है तो एक जगह प्रतिशत है कि किस सीट पर कितना परसेंटेज वोटिंग हो चुकी है। देखिए मेघालय में 31.65%, नागालैंड में 22.50%, पुडुचेरी में 27.63%, सिक्किम में 21.20%, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 25.02% और उत्तराखंड में 24.83%, राजस्थान में 22.51%, मध्य प्रदेश में 30.46%, छत्तीसगढ़ में 28.12%, बिहार में 20.42%, महाराष्ट्र में 19.17%, पश्चिम बंगाल में 33.56%। तो तमिलनाडु की अगर बात करें तो देखिए 23.72%, त्रिपुरा में 33.28%, अंडमान निकोबार में 21.82%, अरुणाचल में 18.26%। और इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। अटल जी, 11 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए 11 बजे तक जो यहाँ अनुमानित आंकड़े हैं वो राजस्थान के अंदर 26.67% का मतदान हो चुका है। और मैं मानता हूँ कि 2019 में करीब 66.04 था। तो इस हिसाब से अगर मतदान होता रहा तो अब की बार लगभग मेरे को लग रहा है 70% क्रॉस करेंगे। और 70% क्रॉस करते तो एक अच्छा मतदान माना जाएगा। और मैं तो अपील भी करता हूं कि हर एक को मत देना चाहिए, और इससे बढ़िया समय नहीं, शिकायतें वगैरह सब बाद में, पहले मत कीजिए। अटल जी, वही बात कर ली जाए। देखिए आज आपके केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की भी जो है साख दांव पर लगी हुई है। देखिए साख दाव पर, आप ये शब्द है ना, ये थोड़ा सा अड़चन भरा है। ये साख नहीं, ये हमारे काम है, लीगेसी है कि हमने किस तरीके के काम किए हैं। और हम आपको बता दें कि 100% राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें और भारत के अंदर हम 400 पार करेंगे। कारण कि हमने लोगों को एक सपना दिया है विकसित भारत का। 10 साल में हमने वो करके दिखाया है काम जो अब तक केवल गवर्नमेंट्स बातें करती थी, चाहे वो किसान हो, नारी हो, युवा हो, किसी की भी, गरीब से लेकर के और युवा, महिला, सबकी बात
और सबको, आज आप बिजली की बात करेंगे तो बिजली के अंदर आप देख लीजिए, एनर्जी की आप बात कर लीजिए कि हमारे पास हर तरीके से हम एनर्जी लाए भारत के अंदर। यहाँ आप देखो तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हम पॉल्यूशन तक की बात करते हैं, हम रोजगार की भी बात करते हैं। ये रोजगार की भी बात, ये जो बताते हैं उस, वो केवल जुमलेबाजी है या फिर गुमराह करने की दिशा में। आप पीएफओ के डिपार्टमेंट के जाकर के और आप अकाउंट चेक करिए, सीएमआई की रिपोर्ट देखिए, 12 लाख रोजगार हर महीने सर्जित होते हैं। क्यों होते हैं? स्टार्टअप इंडिया भारत का और इंडस्ट्रियलाइजेशन मेड इन इंडिया, ये दो ऐसी जबरदस्त तरीके से हिट हुई है कि इन्होंने भारत के अंदर दुनिया भर के यूनिकॉर्न उद्योगपति बना दिए। और इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है जिससे सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा, डिजिटलाइजेशन और दुनिया भर का काम हो रहा है। आज लोगों के पास सुख सुविधा बहुत है। आज 4 करोड़ से ज्यादा आवास आप देखिए 60 साल में नहीं दे पाए, वो इस 10 साल के अंदर दे दिए गए। 7.5 करोड़ गाड़ियां दे दी गई, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। आप और क्या चाहते? बिजली, पानी, हर चीज। यहाँ राजस्थान की बात मैं करता हूं तो 21 जिलों के लिए ईआरसीपी जैसे को भटकाते रहे। हमारी सरकार आई, हमने वादा भी किया था, हमने 30 दिन के अंदर ईआरसीपी प्रोजेक्ट को खत्म किया और 2.80 लाख हेक्टेयर सिंचाई की भूमि और 21 जिलों के लोगों को पानी मिल गया। जल मिशन के अंदर आप देखिए 12 करोड़ से ज्यादा घर घर नल लगा दिए गए। तो बहुत सारे काम है, देखिए गिनाए जाएंगे। तो सुरक्षा से संबंधित आप एक बार सेनाओं के जवानों के साथ आप बात करिए। भारत आज सुरक्षा के अंदर बहुत बढ़िया कर रहा है। हम खुद अपने इक्विपमेंट्स जनरेट कर रहे हैं जो हम केवल इंपोर्ट ही इंपोर्ट करते थे। आईटी सेक्टर के लोगों की दुनिया में डिमांड है। विज्ञान के अंदर आप देखोगे तो आईटी टेक्नोलॉजी को आईआईटीज वगैरह बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये पीएचडी वगैरह इस तरह की, एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल पेपर लिखिए, राइटिंग पेपर्स लिखिए और उसको इंप्लीमेंट कीजिए और जनता के साथ। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी, दुनिया भर की चीजें भारत ला रहा है। भारत से विश्व को भी अपेक्षाएं हैं, हम विश्व। चलिए ठीक है, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है अटल जी, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शंभू भद्रा जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सीधा आपके पास आते हुए, अभी अगर आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना होगा तो उन्होंने कहा कि हर चीज तो कर दी है हमने, गिना रहे थे अपने काम, हर चीज तो कर दी है हमने कहा। और देखिए जिस तरीके से दिन चढ़ता जा रहा है और मतदान प्रतिशत भी जो है उसका आंकड़ा भी सामने आ चुका है 11 बजे तक का, और अभी तक बंगाल में ये बताया जा रहा है कि 34% मतदान हुआ, सबसे ज्यादा मतदान वहां पर हो रहा है। और ऐसे में वो कह रहे हैं कि हमने तो हर चीज कर दी है। अभी अगर आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना होगा तो देखिए, मैं सुन रहा था, बड़े ऐसा लगा शायद कि देश में अब महंगाई तो खत्म नहीं हो गई। ऐसा भी लगा हमने किसानों की आय भी दोगुनी हो गई। ऐसा भी लगा कि जो है अब बेरोजगारी समाप्त हो गई देश में। इनकी बातों से तो ये लगता है, लेकिन जिन पर बीत रही है वो क्या बताएं। जो आज सर्वाधिक बेरोजगारी इधर हिंदुस्तान में है वो छुपी हुई नहीं है। मैं नहीं कह रहा, तो सरकारी आंकड़े कहते हैं। जब जब मनरेगा में आपका काम मांगने वाले बढ़ते हैं तो सबको पता पड़ता है कि आज रोजगार कितना है। महंगाई की स्थिति अगर ये कोई आंकड़ा गिनाना चाहे तो एक अलग बात है, लेकिन जनता जिसकी जेब से पैसा निकल रहा है उसे पता है क्या हो रहा है। उसे पता है किसान को जिसकी आय दुगनी नहीं हुई। एमएसपी देने का वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने 2014 के मैनिफेस्टो में था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो है एमएसपी क्या फॉर्मूले के तहत देंगे, वो तो दी नहीं। फिर किसानों की आय दुगनी करने का दूसरा वादा किया, वो भी पूरा नहीं हुआ और अब तो मैनिफेस्टो से भी ये सब चीजें गायब हो गई। हाँ, राजस्थान में जो सरकार दे रही थी 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, वो भी बंद हो गया। अब कुछ चुनिंदा लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलेगा, वो भी बंद हो गया। जो हमारे वादा किया था कि अब हरियाणा से सस्ता पेट्रोल डीजल राजस्थान में मिलेगा, वो भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है बोलेंगे 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी खराब है कि इनके केंद्रीय मंत्री जो थे 5-5 साल से केंद्रीय मंत्री हैं, 4 केंद्रीय मंत्री राजस्थान से लड़ रहे हैं और उनको कहना पड़ रहा है। बयान आया था, गजेंद्र सिंह जी का बयान आपको याद ही होगा, कैलाश चौधरी जी का बयान आपको याद ही होगा कि भाई
तुम्हारी तो नथकी पड़ी है, मेरी नाक जा रही है। उनको याद होगा जब वो कहते हैं कि मेरे काम को मत देखो, मैंने नहीं किया काम उसको मत देखो, इग्नोर करो और प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट दो। और जनता प्रधानमंत्री के नाम पर अब वोट देना नहीं चाहती है। बहुत बुरी स्थिति में है। 4 केंद्रीय मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाए, प्रदेश अध्यक्ष इनकी दूसरी जगह अपने क्षेत्र से नहीं निकल पाए। सबको पता है क्या हालात है। और चुनाव में 4 जुलाई को बाकी सब चीजें भी बोलती बंद जनता करेगी, क्योंकि झूठ की एक सीमा होती है। आज सबको ये कहना पड़ रहा है कि अपने प्रत्याशियों को मत देखो, आपके सांसद को मत देखो, क्या हुआ, नहीं काम करेगा अगले चुनाव में बदल देंगे, हटा देंगे, घर बैठा देंगे। क्योंकि चलती तो एक ही है, सुनने वाले सुनाने वाले बीजेपी में ले दे करके 2 लोग हैं, जनता पर थोपते हैं। अब जनता इस चीज से उकता चुकी है। ये एक फटीग है जिसको कहते हैं मोदी फटीग। उनके चेहरे से, उनके वादों से, जुमलों से अब ऊपर उठ करके जनता वोट देने के लिए निकल रही है। और छोटी मोटी बातें हैं, राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश तक की आप बात कर रहे हैं, सभी स्टेट्स के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल उन्होंने वादे किए थे। जब ये मेरे भाई यहाँ पे कहते हैं कि आज हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं रक्षा में, तो पूछा जाता है कि चीन की सीमाओं से जब अतिक्रमण होता है और भारतीय जनता पार्टी का सांसद जब संसद में उठाता है, तो जवाब प्रधानमंत्री जी नहीं देते हैं। महंगाई और बेरोजगारी का माँ और बाप ही नहीं बोलते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आज रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर, अरे क्या इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या मोदी जी ने की है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड जो ये क्या मोदी जी ने स्थापित किया है? मोदी जी के, मैं ये मानता हूं कि राजनीति में आने के भी 30-40 साल पहले इससे ये सब काम हो रहे हैं। और आज जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिस रेल को, जिस रोड को, जिस एयरपोर्ट को, जिस बंदरगाह को आप निजी हाथों में दे रहे हैं, वो हमारी और आपकी संपत्ति है, इस देश के लोगों की संपत्ति है, जो बनाई थी हमारी सरकारों ने। और आप दे करके उनसे चंदा ले रहे हो। एक ही काम आपने किया कि आपने जो ठेके दिए उनसे चंदा लिया, बीजेपी का कोष भरा और जनता को नुकसान पहुंचाया। आज जगह जगह पुल गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि उनकी जांच नहीं होगी, चंदा देकर के जो है ठेका लिया था। बहुत सारी चीजें हैं, ये सब जनता ने देखी है, इसकी गिनती नहीं हो सकती। जितने वादे थे अधूरे रहे और भ्रष्टाचार की चरम सीमा जो है वो पार करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोष भरा है। इसको लेकर के जनता में रोष है और उसके परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी जनता क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, ये तो खैर 4 जून पर हम छोड़ देते हैं। उस दिन जब रिजल्ट अनाउंस होंगे तो सबको पता चल जाएगा। शंभू भद्रा जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। शंभू भद्रा जी, देखिए 11 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिसमें बंगाल में सबसे ज्यादा अभी तक वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है। 34% वोटिंग परसेंटेज जो है यहाँ का निकलकर सामने आया है, बंगाल में सबसे ज्यादा। जी, अब तक जो आंकड़ा आपने आया हुआ है 11 बजे तक का, अभी तो हालांकि 1 बज रहे हैं, लेकिन 11 बजे तक का जो आंकड़ा है उसमें बंगाल में जो चुनाव है वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। और अब तक जो एक लेवल में होना चाहिए था वो बंगाल में दिख रहा है। दूसरे प्रदेशों में भी कमोबेश 25%, 30%, 24% इस तरह से वोटिंग हुए अभी तक। तो वोटिंग परसेंटेज तो शाम 5 बजे तक आपको दिखाई देगा और उम्मीद है कि 70% तक जाना चाहिए वोटिंग अलग अलग स्टेट्स में। जो ओवरऑल औसत वोटिंग होना जो है 70% के आसपास दिखेगा इस बार। मेन रूप से अगर मान लीजिए इस पहले फेज में देखेंगे तो तमिलनाडु ऐसा स्टेट है जिसमें कि पहले ही फेज में सभी सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और वहाँ पे बीजेपी के लिए एक अभी वहाँ बीजेपी कुछ है नहीं। तमिल मानिला कांग्रेस से बीजेपी का गठबंधन हुआ था और उसके बाद बीजेपी अपना एक स्पेस वहाँ पे देख रही है। वहाँ पे डीएमके और कांग्रेस का ऑलरेडी अलायंस है जो कि अभी सत्ता में है और आई थिंक मजबूत स्थिति में वहाँ पे है अभी सत्ता में होने के चलते। दूसरी बात है कि बीजेपी वहाँ पे तमिलनाडु में बहुत स्ट्रांग पहले से ही नहीं है, तो ये अगर बीजेपी को कुछ मिलेगा तो वो एक एंट्री होगी। और साउथ से बीजेपी को इस बार काफी साउथ के लिए प्लानिंग की है, साउथ में जाकर के काफी प्रचार प्रसार किया है, काफी कुछ मंदिर की पॉलिटिक्स आपको देखने को मिला है। तो ये सारा कंडीशन है कि साउथ में, चूंकि नॉर्थ में बीजेपी को लगता है कि हम स्ट्रांग है और साउथ में जो है सो बीजेपी को अगर कुछ सपोर्ट मिलेगा तो जो 400 का जो ये एक टारगेट लेके चल रहे हैं वो बिना साउथ के समर्थन से संभव नहीं है। और साउथ में अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में आपको टीडीपी के साथ उनका हुआ है वहाँ पे गठबंधन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ। और आप केरल में देखेंगे तो बीजेपी का कोई खास बेस नहीं है, वहाँ पे एलडीएफ और यूडीएफ के बीच मेन मुकाबला है। और आई थिंक कांग्रेस वहाँ पे इस बार चूंकि सत्ता में वामपंथी है
तो शायद यूडीएफ अलायंस जो कांग्रेस की है वो ज्यादा स्ट्रांग वहां पे अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। ये केरल की बात है। और तो साउथ इंडिया में अगर टोटल आप देखेंगे 100 से ज्यादा सीटें हैं सब चारों स्टेट को मिला करके, उसमें जो बीजेपी की स्थिति है बहुत स्ट्रांग नहीं है, विपक्ष की स्थिति ज्यादा स्ट्रांग है। नॉर्थ में अगर आप आएंगे, राजस्थान में बीजेपी स्ट्रांग है, गुजरात में बीजेपी स्ट्रांग है, महाराष्ट्र में बीजेपी का सिचुएशन बहुत मतलब नेक टू नेक फाइट है, महाराष्ट्र में थोड़ा टफ सिचुएशन है, हरियाणा में बीजेपी ठीक ठाक है, और अगर कांग्रेस अपना कैंडिडेट सही चुनाव करेगी तो एक अच्छा फाइट देखने को मिलेगा आपको हरियाणा में। वैसे ही उत्तर प्रदेश आप आइए, बीजेपी एक मजबूत स्थिति में है। बिहार में थोड़ा टाइट सिचुएशन है, क्योंकि जो नीतीश की जो पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स का खामियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ता है, उस पॉलिटिक्स का खामियाजा आरजेडी को भी भुगतना पड़ता है। तो वहां पे जो अभी अलायंस वाइज अगर देखेंगे बिहार में, तो सिचुएशन स्ट्रांग दिखता है कि बीजेपी के साथ नीतीश के आने से और रामविलास की पार्टी के आने से थोड़ा सा स्ट्रांग दिखता है, लेकिन आरजेडी भी वहां पे बड़ा प्लेयर है और आपको लोकसभा में अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। ये बीजेपी नहीं कह सकती कि हमें बहुत ही आसानी से सभी सीटें हम जीत सकते हैं। पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो बीजेपी और टीएमसी के बीच मेन फाइट आपको देखने को मिलेगा। इस पिछले के चुनाव विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था पश्चिम बंगाल में, और जहां जीरो थी वहां से सीधे बीजेपी जो लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा विपक्षी दल बन गया। तो वहां पे जो वामपंथी पार्टी और कांग्रेस के जो वैक्यूम थे, उस वैक्यूम में बीजेपी को अच्छी जगह मिली, और अभी टीएमसी और बीजेपी मेन फाइट में है। लोकसभा में भी ये फाइट आपको देखने को मिलेगी, और जो भी सीट बीजेपी को पश्चिम बंगाल से मिलेगी वो सीट निश्चित रूप से मतलब टीएमसी से ही वो सीट मिली है बीजेपी को। नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में लगभग 20 से 22 सीट है, उसमें से मणिपुर को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह पे बीजेपी अभी स्ट्रांग है, और बीजेपी और बीजेपी की जो अलायंस है उसमें अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। चलिए ठीक है, आपने सिलसिलेवार हर एक राज्य का जो है बताया, चाहे वो ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, हर जगह का जो है आपने बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण किया है। चलिए ठीक है, मेरे साथ लगातार अटल जी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। अटल जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, अभी आप अपने तमाम काम गिनवा रहे थे, अगर काम किया ही है तो ये राजस्थान से खबर है कि दौसा, भरतपुर, सीकर, बीकानेर, धौलपुर, ये ऐसे कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर, माफ कीजिएगा, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर गाँव वालों ने जो है जो स्थानीय समस्या उनके चलते चुनाव का बहिष्कार कर दिया। अगर इतना ही काम किए तो फिर बहिष्कार क्यों किया चुनाव का? और काफी समझाने की कोशिश की गई है इन लोगों को, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। साफ मना कर दिया है कि हम चुनाव में जो है बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। देखिए, जो राजस्थान की स्थिति है वो बहुत बड़ा स्टेट है, उसमें गांव की आप अगर संख्या देखेंगे, कभी कभी कोई बहुत ही इनिशियल स्टेज होती है कि 25 घर है और वो एक साथ से सामूहिक किसी एक विषय को लेकर के और उस वक्त अडामेंट हो गए। तो इसको बहुत बड़ा वो फैक्टर लेकर के नहीं चलना चाहिए कि भी ऐसा नहीं कि पूरा डिस्ट्रिक्ट ने ही बहिष्कार कर दिया हो। कुछ बहुत छोटे से कुछ गांव ढानियां हैं, बस उतनी सी, बाकी कोई वजह नहीं है। आज राजस्थान की आप बात करेंगे तो हर जगह आप रोड देखेंगे तो हर गांव में रोड है, बिजली है। अब बिजली फ्री की भी बात कर दी, राशन फ्री है, उज्ज्वला गैस के अंदर कनेक्शन फ्री है, जल मिशन के अंदर नल के अंदर पानी आता है। तो और क्या आप देखिए, अब जो चाहिए वो सम्मान की जिंदगी चाहिए, सस्टेनेबल जिंदगी चाहिए, सम्मान की जिंदगी, और उसी के लिए वो राजस्थान क्या पूरा भारत इस लाइफ के लिए तड़प रहा है। और ये जो कामना है ये मोदी जी की गारंटियों में दिखती है। हम कोई भी देखिए, आप हमारी मैनिफेस्टो भी उठा के देखेंगे तो किसी प्रकार का लालच नहीं है, शंभू जी किसी प्रकार का इस तरीके का नहीं है कि हम ये मतलब बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भी संविधान को लेकर के प्लस माइनस ये वो बातें हो, हम ये बरगलाते हैं। हम कहते हैं, आप देखा आपने कि भी साउथ के अंदर हम तो वो पार्टी है जो 2 से शुरू हुए थे और 120 और 182 और 303 और अभी 400 की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा संगठन धीरे 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 जो इन्होंने क्षेत्रवाद में, जातिवाद में बांटा है, पंथ के रूप में बांटा है,
उस सबको ठीक करते जा रहे हैं। और उसी का एक, अब इन्हीं के बरगलाने से कुछ छोटे मोटे मुद्दे कभी कभी उखड़ जाते हैं और इसको वापस से ये ट्राई करते हैं कि फिर फूट डालो, राज करो, क्योंकि कांग्रेस की नींव ही ओ ह्यूम ने रखी थी और वो एक अंग्रेज थे और उन्होंने भारत पे इसी डिवाइड एंड रूल पद्धति पे राज किया। आज वो भी यही कर रहे हैं, कभी जातिवाद ले आएंगे, कभी कुछ और ले आएंगे, कभी क्षेत्रवाद ले आएंगे। क्या है ये? आप ये देखिए, मनरेगा की बात कर रहे हैं, क्या सम्मान पूर्वक जिंदगी जी दे रहे थे ये मनरेगा के अंदर एक गड्ढा खोदो और वापस भर दो, ऐसी स्थिति कर दी थी। अरे संरचना जोड़ते उसके अंदर कि करना क्या है, आप स्कूल बनवाते, बावड़िया बनवाते, जलाशय, कुछ इस तरह की चीजें जोड़ते। अब हमने क्या किया, हमने मनरेगा को कहीं नहीं हटाया, उसमें संरचना विषय और जोड़ दिया। काम करना पड़ता है और काम करके उसका इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि रजिस्टर, व्यक्ति है ही नहीं, रजिस्टर में लिख दिया और ये 55। आप ये बताइए, ये गरीबी, ये कहते हैं, एमएसपी की भी बात कर लेते हैं। 1250 थी गेहूं की एमएसपी, आज 2450 है। कैसे हो गई ये? 1250 से 2450, लगभग 2 गुना से कम नहीं हुई। तो और ये उद्योगपति को नहीं मिल रही है, किसान को ही मिल रही है। हर फसल की लगभग एमएसपी डबल हो चुकी है। और उसके साथ साथ आप बजट भी देखेंगे तो 1.27 लाख करोड़ का बजट है, जो 2014 से 300 गुना ज्यादा है। आप ये देखिए, हम प्राकृतिक उस संतुलन की भी बात करते हैं, फसल की भी बात करते हैं कि प्राकृतिक रूप से हो, तो नैनो यूरिया टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जिससे किसान को भी फायदा हो और लोगों को भी। ये नहीं कि यूरिया तो डालो और इतनी डालो कि उसकी कोई मानक ही सेट ना हो। और आप भारत की स्थिति देख रहे हो कि विश्व है ना तरीके से। तो ये है कि चीजों को ठीक करने की कोशिश की जानी चाहिए, ना कि लोगों को बरगलाने के लिए आप बात करो। गलवान की स्थिति पे आ जाइए, इन्होंने क्या कहा था, नेहरू, 1 मिनट सुनिए, देखिए नेहरू जी ने क्या कहा। नेहरू जी ने कहा सदन के अंदर हमारे युवाओं को उस जमाने में कहा कि भारत का युवा आलसी है, और चाइना के विषय में कहा कि हमारे अरुणाचल इस साइड में तो कुछ होता नहीं है, तो ये इनको दे दीजिए, तिब्बत इस साइड में। क्या किया इन्होंने? अरुणाचल की हालत की वहां कुछ होता नहीं है, इसलिए उनको दे दिया। हमने क्या किया, गलवान में है ना डाल के हमारे सैनिक खड़े हो गए और हमने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया, ये होती है। और वहां पर स्पष्ट कर दिया कि हम 1 इंच नहीं हिलेंगे और हमारी जमीन को लेकर रहेंगे। आज चीन को भी पता है कि भारत किस स्थिति में, विश्व बंधु के अंदर क्यों भारत को हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पे याद किया जाता है, भले वो चाहे यूक्रेन युद्ध हो, ईरान, इजराइल, कहीं पर भी सब चाहते हैं भारत का साथ। ये कैसे हो पाया? ये केवल मोदी जी के कारण हो पाया। एक देशभक्त इसी तरीके से सोचेगा, इसी तरीके से कार्य करेगा। हमारे उद्योगपति चारों तरफ है। पहले ये कहते थे उद्योगपति, इनके थे क्या? क्वात्रेची जैसे दलाल थे जो भारत को आके, या यूनियन कार्बाइड जैसे बिना मानकों के और सेट कर लेते थे और भोपाल जैसी त्रासदी कर देते थे देश के अंदर। बहुत सारी चीजें, घटनाएं हुई है। क्यों लोग बाग इनसे छिटक गए? अगर ये बहुत अच्छे थे तो इनसे छिटकना नहीं चाहिए था। ये केवल अच्छे हैं तो केवल लोगों को भरमाने में अच्छे हैं, बात करने में अच्छे हैं, और 60 साल तक इन्होंने गरीबी की बात की बट हटी नहीं। किसानों की ये हालत भी इनकी वजह से, युवाओं की भी, और भारत की सुरक्षा से भी इन्होंने समझौता किया। ठीक है, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। शंभू भद्रा जी, आप भी शायद कुछ कहना चाह रहे थे। अभी वापस आपके पास मैं लौटूंगी, और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आपके पास भी मैं लौटूंगी, और लगातार ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फोन हासिल होता है। और चलिए चर्चा में वापस लौटते हैं, और वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्रा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंभू भद्रा जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा। और इसी के साथ अगर बात राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की अगर बात कर ली जाए, तो इस यात्रा का कितना असर देखने को मिल सकता है?
देखिए, जो बात पूरी करना चाहता था उसमें ये कि बीजेपी जो दावा कर रही थी, 2019 के चुनाव को देखेंगे और उस चुनाव के मैनिफेस्टो को अगर देखेंगे, बीजेपी के ही मैनिफेस्टो को देखेंगे, तो उसमें 10 में से कम 6 वादे ऐसे हैं, एक मतलब एवरेज बता रहा हूँ कि 10 में से 6 ऐसे हैं जो कि पूरे नहीं हुए 5 साल में। तो कहना और करने में फर्क है, ये सभी पार्टियों को समझना चाहिए। एक तो ये है कि जब आप बोल रहे हैं तो उसी हिसाब से आप देखें। अब आपने जो सवाल पूछा है कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, क्योंकि उनकी यात्रा 2 चरण में हुई है और पहले चरण के बाद दूसरे चरण की जो यात्रा हुई है, जिसमें कि पूर्वोत्तर से लेकर के और लंबी यात्रा उन्होंने की। तो इस चुनाव में पहले फेज में अगर 102 आप सीट की बात देखेंगे कि 102 सीट पे चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें से लगभग कम से कम 40 से 50 सीट ऐसे हैं जिसमें कि दूसरे चरण की यात्रा उन्होंने की है। तो उन यात्राओं को अगर आप देखेंगे तो जो बेल्ट है, जहां तक मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, ये जो बेल्ट है, इसमें कांग्रेस संगठन रूप से काफी कमजोर है। कांग्रेस ने बहुत लंबे समय से अपने संगठन पे, अपने क्षेत्रीय नेताओं पे आपका ध्यान नहीं दिया है। इस कारण से जो यात्रा करने से जो संगठन जिंदा होता, जो कार्यकर्ता में जोश आता, वो बेसिक्स नहीं है। और उस बेसिक्स नहीं होने की वजह से ये जो फ्लोटिंग, देखिए यात्रा काम करता है कि अगर आपका संगठन मजबूत है, आप हर तरह से एक्टिव हैं, आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, तमाम चीजें आपकी बेस बनी हुई है, तो उसमें ये फ्लोटिंग काम करता है कि यात्रा करते हैं आप तो एक जनता में जोश आता है, एक फ्लोट आता है और आपकी बातों को लोग सुनते हैं और सुन के फिर एक मतलब एक माइंडसेट तैयार करते हैं कि हाँ, हमें वोट देना है और इनकी बातों पे हमें यकीन करना चाहिए। तो चूंकि बेसिक्स नहीं है कांग्रेस की, ये बात कांग्रेस खुद समझ रही है, इसमें मैं अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता है या कांग्रेस के नेता है, खुद समझते हैं कि नॉर्थ इंडिया में उनका जो संगठन है वो बेहद कमजोर है, जो कि एक नेशनल पार्टी के तौर पे काफी स्ट्रांग होना चाहिए था। नहीं तो आप यूपी में, बिहार में 27-28 साल से मान लीजिए कांग्रेस सत्ता में कायदे से नहीं है। संगठन का सोचिए कि संगठन इतने बड़े बड़े स्टेट में बेसिक संगठन नहीं है, तो कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी। तो मुझे जो लगता है, बीइंग ए जर्नलिस्ट, इस यात्रा का तभी बहुत बेनिफिट होता अगर कांग्रेस ग्राउंड पे अच्छा वर्क कर रही होती, अच्छा संगठन काम कर रहा होता, जो क्षेत्रीय नेता है वो सारे जुड़े होते। हुआ ये है कि जो बड़े नेता कांग्रेस के हैं, बहुत सारे जो नए चेहरे हैं जिसके आप जिक्र कर रहे थे पहले, वो सब धीरे धीरे पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए हैं, या तो बीजेपी में चले गए हैं या कहीं और चले गए हैं। तो ये भी एक मैसेज है कि कांग्रेस का जो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट होना चाहिए था। बीजेपी भी चाहती है कि विपक्ष एक स्ट्रांग रहे देश में, और वो भूमिका कांग्रेस ही निभा सकती है, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी रही है और राष्ट्रीय पार्टी है अभी, और पूरे देश भर में कांग्रेस का कम से कम एक तो जनाधार तो है, पॉकेट में है, लोग अभी भी है पुराने कांग्रेसी जो चाहते हैं कि कांग्रेस जिंदा हो, कांग्रेस को हम वोट दें। लेकिन चूंकि कांग्रेस अपने ही नीतियों की वजह से, कांग्रेस एक तरह से अपने पार्टी के चलाने के जो तरीके हैं, उन सारे तरीके, आप सेवा दल देखिए कि कितना स्ट्रांग संगठन पहले हुआ करता था, आज सेवा दल का नाम लेवा नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि सेवा दल भी एक बड़ा संगठन था कांग्रेस का। जैसे आरएसएस बीजेपी का के लिए स्ट्रांग है, बैकबोन है, वैसे सेवा दल का भी कांग्रेस के लिए हुआ करता था। लेकिन कांग्रेस अभी सेवा दल कागजों पे है, ग्राउंड पे कहीं आपको दिखेगा नहीं। तो ये सारी चीजें है जो कि चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए लोगों में दिख रहा जोश। 1 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। यूपी में 36.96% वोटिंग, पश्चिम बंगाल में 50.96% वोटिंग, उत्तराखंड में 37.33% मतदान, राजस्थान की बात कर ले तो 33.73% मतदान, छत्तीसगढ़ 42.57% मतदान, मध्य प्रदेश में 44.18% मतदान हुआ है, असम में 1 बजे तक 45.12% मतदान हुआ है, बिहार में 32.41% मतदान, जम्मू कश्मीर में 43.11% मतदान। ये बड़ी जानकारी
और 1 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। देखिए 1 बजे का ये आंकड़ा, मणिपुर में 28.86% मतदान, मेघालय में 48.91% मतदान हो चुका है। त्रिपुरा की अगर बात कर ली जाए तो 53.04% मतदान हो चुका है। तमिलनाडु में 39.51% मतदान। लोकसभा चुनाव में लोगों का एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है, लोगों में जोश देखने को मिल रहा है। और अब 1 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जो इस वक्त लगातार हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। ये 1 बजे तक के आंकड़े हैं और लगातार आपको नेटवर्क 10 हर 2 घंटे के बीच का जो है आंकड़ा आपको दिखा रहा है। और इसी कड़ी में 1 बजे तक के आंकड़े आपके सामने हैं कि किस राज्य में कितनी % वोटिंग हो चुकी है। चलिए चर्चा में वापस लौटते हैं। तो वहीं बिहार में, जम्मू कश्मीर में बात कर ली जाए तो 43.11% मतदान हुआ है और जम्मू कश्मीर में 43.11% मतदान। मणिपुर में 46.92% मतदान हुआ है। मेघालय में 48.91% मतदान। और त्रिपुरा की अगर बात कर ली जाए, देखिए 53.04% मतदान। चलिए चर्चा में वापस लौटते हैं और इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आरसी चौधरी जी, देखिए 1 बजे तक का आंकड़ा सामने आ चुका है, क्या लग रहा है 102 सीटों पर? तो निश्चित रूप से आप जैसे, चाहे मीडिया संस्थान हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे राजनीतिक दल हो, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने इस बात की अपील की और उनसे, मतदाताओं से अनुरोध किया, आपका वोट आपका भविष्य है, एक वोट की ताकत क्या होती है। इन कैंपेन का हिस्सा निश्चित रूप से कहीं न कहीं नजर आ रहा है। और लोकतंत्र के अंदर ये जो पर्व है, उसके अंदर सभी लोग जो बढ़ चढ़ के भागीदारी ले रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खुशी की बात है। क्योंकि जनता जब अपने मुद्दों को चुनेगी तो वो मत के माध्यम से ही आवाज देश की संसद तक वो भेज सकते हैं। तो हमें खुशी है इस पल को, और लगता है कि गर्मी के बाद में जैसे जैसे समय के बढ़ता जाएगा, ये मतदान प्रतिशत और बढ़े आगे। और इस चैनल के माध्यम से पुनः हम अपील करना चाहते हैं कि मतदान के इस अवसर पे, राष्ट्रीय इस पर्व पे अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए। क्योंकि मतदान का जो अवसर है वो ऐसे ही नहीं मिला। इस देश के बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने, आजादी के योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी, अपनी शहादत दी, जेल की यातनाएं भुगती, उसके बाद में मत से आपको सरकार चुनने का जो अधिकार और ताकत मिली है, उस ताकत का सदुपयोग होके ही हम लोकतंत्र को सशक्त कर सकते हैं। ठीक है। अटल खंडेलवाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अटल जी, अब 102 सीटों की अगर हम जिक्र करें तो कितना कॉन्फिडेंट है बीजेपी को इन 102 सीटों पर, क्या कहेंगे? देखिए 102 सीट, करीब करीब 21 स्टेट्स के अंदर है ये 102 सीट फैली हुई। तो मेरा जो अनुमान लग रहा है वो करीब करीब हम इस वाले फेज में 80 क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, 80 क्रॉस करेंगे। यस, इस वाले फेज में हम 80 को क्रॉस कर जाएंगे। चलिए ठीक है। और बेसिकली जैसे राजस्थान की 12 सीटें हैं, वो आप ये देखिए कि मीडिया और सोशल मीडिया में भले लगता हो कि भी ये इनके बीच में अच्छा जो है वो भिड़ंत हो रही है या अच्छी फाइट चल रही है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे जाएंगे और देखेंगे तो वो संभव नहीं है। यहाँ पर तो 12 की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इशू ये है कि पहले जो मतदान का हिस्सा थे वो युवा इस तरीके से थे कि उन लोगों के सामने चीजें ही अलग तरीके से निकल कर आई थी। और अब युवा पिछले 10-15 सालों में भाग लेने लगे, उन्हें मतदान का मतलब समझ में आने लगा, उन्हें लगने लगा कि केवल शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, हमें हिस्सा बनना है। और जब से ये आज देखिए, छुट्टी जैसा पर्व नहीं, ये इस तरीके की स्थिति है कि युवाओं को लगता है कि नहीं, हमको आज जाकर के वोट देना है। तो युवा बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं और मतदान कर रहे हैं। और जब एजुकेटेड पीपल्स हैं वो मतदान का मतलब समझते हैं और जाकर के और वोट करते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। और इसका हम लोगों को भी फेवर मिलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
का अपना एक विजन है और वो विजन के बेस पर आगे बढ़ रही है, भले धीरे धीरे धीरे, लेकिन हमारे विजन के बेस पे ऑब्जेक्ट्स पूरे होते जा रहे हैं और यही एक अच्छी बात है। आज आप देखिए, अगर कांग्रेस का विजन पूछें तो समझ में ही नहीं आता। राहुल गांधी जी यात्रा निकालते, बीच में कैम्ब्रिज चले जाते हैं, तो वो गंभीरता ही नहीं है जो गंभीरता एक होनी चाहिए। न्याय यात्रा में ये नहीं फिक्स कर पा रहे कि न्याय किसके लिए और क्यों। तो ये सारे इश्यूज हैं, इस बात को युवा बहुत ढंग से समझते हैं और ये केवल ये लग रहा है कि भाई थोड़े बहुत लोग करके हो हल्ला करके कर ले, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, चलिए शंभू भद्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए। शंभू भद्रा जी, अगर आपने इस पूरे चुनाव प्रचार में अगर एक चीज नोटिस की होगी तो आपने देखा होगा कि जब भी मीडिया वाले जनता के बीच जाते हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपको कैसा कैंडिडेट चाहिए, तो इस बार जनता का फोकस कैंडिडेट से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रहा। तो उन्होंने कहा कि कैंडिडेट भले कैसा भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर किसी की जुबान से ये सुनने को मिला। बिल्कुल आपकी बात सही है कि देश में जो लीडरशिप क्वालिटी है, जो लीडरशिप की जब बात आती है कि देश का नेतृत्व कौन करेंगे, देश को आगे कौन लेके जाएंगे, तो उसमें जो चेहरा है विपक्ष की तरफ से देखेंगे, अगर जनता पूरे विपक्ष में टटोल लेती है तो उसको वो चेहरा नहीं दिखाई देता है कि उस पर भरोसा किया जाए। पीएम मोदी जो है, पीएम मोदी पे एक ऐसे चेहरा है, पिछले 10 साल से सत्ता में बने हुए हैं और 10 साल से उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है चुनाव दर चुनाव। और एक तो काम के आधार पे कि बीजेपी ने जो पिछले 10 साल में जो काम किए हैं, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के और कई सारे सेक्टर्स में जो काम किया हुआ है, जिसमें कि आपका तीन चीज खास तरह से ऐड है बीजेपी के काम में। एक तो है कि जन कल्याण की योजनाएं जितनी है, जैसे उज्ज्वला जैसी स्कीम है, इस तरह के कई सारे स्कीम्स है जिसमें कि गरीब लोगों को टारगेट किया गया और गरीब लोगों को ऊपर उठाने का काम किया। एक तो वो जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, एक वो काम चल रहा है। दूसरा कि बड़े बड़े देश के डेवलपमेंट के लिए हमको देश को आगे कहाँ ले जाना है, तो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, चाहे रोड हो, चाहे रेल हो, चाहे हवाई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश बीजेपी के 10 साल में हुआ है और ये कोशिश पूरी तरह से कामयाब हुई है और बढ़ रही है तेजी से। बीजेपी ने जो काम किया है वो तेजी से किया है कि सड़कें बनाने का काम हो, हाईवे हो, ग्रीन कॉरिडोर हो, तो ये सारी चीजें एक जनता को दिख रही है। बिजली बचत, बिजली उत्पादन बढ़ाने के बजाय बिजली बचा करके इस सरकार ने बिजली को सरप्लस पे लेकर के आई है, टेक्नोलॉजी का यूज करके। जैसे पहले पुराने ढंग के बल्ब यूज होते थे, बाद में CFL होने लगे यूज, LED बल्ब यूज होने लगे, सोलर एनर्जी को आगे बढ़ाया, तो उससे क्या हुआ कि बिजली सरप्लस में आई, तो देश में बिजली इंडस्ट्री को मिलने लगी, ट्रेन को अभी बिजली मिल रही है और सोलर एम्पावर को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये एक तो डेवलपमेंट, आपका जन कल्याण की योजनाएं, और तीसरा है सोशल इंजीनियरिंग। बीजेपी लाख दावा करे, कुछ भी कहे, लेकिन जो कास्ट का इक्वेशन है इस देश में, जो सोशल इंजीनियरिंग की, जब कांग्रेस एक बार ओबीसी की बात करती है तो बीजेपी की तरफ से 50 बार ओबीसी की बात की जाती है। तो यानी कि आप कितना भी दावा कर लें, कुछ भी कर लें, ज्ञान लेके आ जाए, कुछ भी करें, लेकिन क्लास की पॉलिटिक्स के साथ साथ बीजेपी की प्लस ये है कि क्लास पॉलिटिक्स है, क्लास की पॉलिटिक्स के साथ साथ आप सोशल इंजीनियरिंग का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। और इस इलेक्शन में ये तीनों कॉम्बिनेशन है कि काम किया हुआ है, डेवलपमेंट है सामने में, प्लस सोशल इंजीनियरिंग है। इन तीनों को जोड़ने के साथ साथ आपका जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो एक व्यू है कि लेकर के देश की अस्मिता को, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने की जो बात है, जिसमें कि आप मंदिरोनॉमिक्स उसको कह सकते हैं कि मंदिर के निर्माण से जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है मंदिर की वजह से, तो ये सबको जोड़ करके बीजेपी का एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है, जो कि कांग्रेस की जो तैयारी है नेशनल इलेक्शन को लेकर के, कांग्रेस के पास कहने के लिए काफी कुछ है बीजेपी के खिलाफ, जिसमें कि महंगाई, बेरोजगारी से लेकर के तमाम चीजें हैं। लेकिन जो युवा है, युवा के सामने में मोदी एक
चेहरा है, बीजेपी का कुछ काम दिखता है, तो वो चीजें गौण हो जाती है। कांग्रेस अपने 5 न्याय और 25 गारंटी का जो घोषणा पत्र जारी किया, हाँ, उसमें वो मॉडल नहीं है कि आपकी सरकार आएगी तो भारत कहां जाएगा, हाँ, भारत को आप कहां ले जाएंगे। वो जो विजन होना चाहिए था, उस विजन का लैक है। हालांकि बीजेपी सारी चीजें पूरी करती है, वो बात नहीं है। बीजेपी का भी अभी आरसी चौधरी जी, विजन नहीं है आपका। मैनिफेस्टो जो जारी हुआ है उसमें कोई विजन नहीं है कि कहां आप देश लेके जाना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब दीजिएगा। इसी के साथ अभी जब मैंने भाजपा के प्रवक्ता से पूछा था कि 102 सीटों पर जो है मतदान हो रहा है, और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है, और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में 1 बजे तक 37.33% मतदान, अल्मोड़ा की बात कर लें तो 32.07% मतदान हुआ है। गढ़वाल में 36.60% मतदान हुआ है 1 बजे तक का आंकड़ा, और हरिद्वार में 40.41% मतदान हुआ है। नैनीताल में 40.46% मतदान, और इसी के साथ टिहरी की अगर बात कर ली जाए तो 35.29% मतदान। तो लोकसभा चुनाव के लिए लगातार सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी, और ये उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के 1 बजे तक के आंकड़े। चलिए वापस चर्चा में वापस लौटते हैं। आरसी चौधरी जी, जिस तरीके से जब मैंने सवाल पूछा बीजेपी के प्रवक्ता से कि 102 सीटों पर, तो उन्होंने कहा कि हम 80 क्रॉस कर जाएंगे। इस पर जवाब दीजिएगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गंभीरता नहीं दिखती, कहते हैं कि न्याय यात्रा करते हैं। ये न्याय यात्रा किसके लिए हो रही है और क्यों हो रही है, जरा जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से यही पूछ लीजिए कि 102 जो सीटें हैं उसमें से वर्तमान भाजपा के पास में कितनी सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आपको धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 102 नहीं बोला। अगर वो 104 भी बोल देते तो क्रॉस क्वेश्चन होता नहीं कि भाई 102 में 104 कहां से ले आएंगे। इसलिए वो क्या बोलते हैं, उसके पीछे आधार क्या है, ये पूछने की जिम्मेदारी मुझे लगता है कि जो पैनलिस्ट है उनकी होती होगी। लेकिन पहले ये तो पूछ लीजिए कि आपकी सीट वर्तमान में है कितनी, ये भी क्या वो सही से बता पाएंगे कि 102 में हमारी सीटें कितनी है। मैं दावा कर रहा हूं, पूछ लीजिए आप पहले, मैं आपको स्पेस देता हूं। अटल जी, आप ही बता दीजिए कितनी है, आप बताइए, मैं तो बता ही दूंगा। मैं तो राजस्थान की बोल रहा हूं ना, 12 की 12 हमारी है, एक भी आपकी नहीं है उसमें से, और गलत हो तो आप बता दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ 102 में से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास में कितनी सीटें हैं। आपने 80 सीटें होने का दम भरा, और एंकर ने पूछा कि भाजपा के नेता ये कह रहे 102 में से 80 सीटें लेके आएंगे। तो एक जिस प्रवक्ता को ये पता नहीं है वर्तमान में हमारी सीटें क्या है, क्योंकि ये जुमले करने के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए बड़े तथ्य और बड़े आंकड़े पेश करेंगे। लेकिन पत्रकारिता के तौर पे आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जब होते थे राजस्थान के अंदर, वो कहते थे कि 180 सीट लेके आएंगे। 163 में भारतीय जनता पार्टी थी, वसुंधरा राजे के नेतृत्व में 163 सीटें आई थी, और अमित शाह कहते थे ये अंगद का पांव है। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, सब जगह दावे किए, और बहुत से राज्यों में दावे करते हैं। वेस्ट बंगाल में क्या था कि हम सरकार बनाएंगे, उन दावों का क्या हुआ, ये खुद अमित शाह ने इंटरव्यू में स्वीकार किया कि ये हमें नैरेटिव बनाने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं को देने के लिए एक स्लोगन मात्र है। लेकिन इस प्रकार से जो स्थिति है, कह रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, किन इंडेक्स में देश आगे बढ़ता है, देश की करेंसी की स्थिति क्या है, देश का अलग अलग जो हमारी जो डेमोक्रेसी को लेके किस स्टेज पे है, हंगर इंडेक्स पे हम किस स्टेज पे हैं, पर कैपिटा इनकम पे हम किस स्टेज पे हैं, बांग्लादेश से पीछे हैं। इकोनॉमी की तो बात करेंगे, लेकिन पर कैपिटा इनकम में क्या है, रोजगार सृजन के लिए क्या है, रोजगार शब्द भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं है। उसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहेगा कि इस देश की युवा आबादी है जो अपना हाथ इस देश के निर्माण में रोजगार के माध्यम से लाना चाहती है, उसके लिए क्या विजन है, कोई चर्चा नहीं है। केंद्रीय जो एजेंट्स नौकरियां हैं उनके अंदर 30 लाख पद रिक्त हैं, कोई नहीं पूछ रहा। रेलवे को बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट को बेचा जा रहा है, एयरलाइंस को बेच दिया, पोर्ट्स को बेच दिया, और उसके बाद में कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। ये मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन होती है, किसी भी तरीके का माहौल बना लिया जाए, जनता ने तय कर लिया। और अटल जी से पूछ लीजिए, 12 सीटों पे अगर भारतीय जनता पार्टी खाता भी खोल ले राजस्थान के अंदर, तो हम यहीं बैठे और चर्चा करेंगे। अटल जी कह रहे 12 की 12 जीत रहे हैं, इनके जो नेता है वो रैलियों से तदार्थ है, नेताओं के अंदर फुटबॉल है, किस प्रकार के जो स्लोगन्स है वो लगातार आ रहे हैं, इसे पूरा प्रदेश देख रहा है।
ये जनता के बीच में नहीं है, धरातल पे इनके नेता जा नहीं सकते हैं। जो प्रधानमंत्री ने आपको सच में लग रहा है कि बीजेपी के नेता मोदी की धरातल पर गारंटी नहीं जा रहे? वो जुमले निकल के आ गई। आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, आपको सच में लग रहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो धरातल में नहीं जा रहे? अमित शाह जी की हो गई, माननीय प्रधानमंत्री की हो गई, और हमारे स्टार प्रचारकों की हो गई। एक मिनट अटल जी, आ रही हूँ अटल जी, एक मिनट उन्हें हादसे पे धकेल दिया, इसलिए मोदी की गारंटी जुमला बन के। अच्छा ये बताइए, अभी आपने कहा कि आरसी चौधरी जी, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए आरसी चौधरी जी, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए आरसी चौधरी जी, सुन लीजिए। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता धरातल पर नहीं जा रहा। आपको सच में लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता धरातल पर इस वक्त नहीं जा रहा? क्योंकि मैं राजस्थान के अंदर रह रहा हूं, मेरी खुद की विधानसभा में मुख्यमंत्री ने 3 बार अपना कार्यक्रम बदल दिया। हाँ। नहीं जा पाए। मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं है, पर्ची के माध्यम से चुनाव, मुख्यमंत्री नेतृत्व नहीं दे पा रहा प्रदेश को, इनके नेताओं का नेतृत्व नहीं कर पा रहे, उनकी रैलियों के अंदर लोग नहीं आ रहे, इसके धरातल पे हम देख रहे हैं। हो सकता है मीडिया की मजबूरी हो, उनकी भीड़ को ना दिखा पाए, मीडिया पर उंगली करना बंद कीजिए सबसे पहले। आरसी चौधरी जी, मीडिया पर उंगली करना बंद कीजिए सबसे पहले। कुछ नहीं हुआ तो मीडिया पर उंगली करते हैं आप लोग। आप सबसे पहले धमकाना बंद कीजिए। इस देश के अंदर मीडिया की स्थिति क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आपका क्या है? ये आपको किसी बात के लिए यहाँ पर रोका गया? आपको किसी बात के लिए यहाँ पर रोका गया? ये पहले तो सबसे पहले तो आप मीडिया पर उंगली करना बंद कीजिए। सबसे पहले मीडिया पर उंगली करना बंद कीजिए। आपको किसी चीज के लिए यहाँ पर रोका गया क्या? किसी चीज के लिए रोका क्या? आरसी चौधरी जी, किसी चीज के लिए रोका गया? खुलकर आपने अपनी बात रखी। कौन सी चीज पर आपको रोका गया यहाँ पर? प्लीज चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। चिल्लाना मुझे भी आता है, प्लीज चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। अटल जी चलिए, ठीक है ठीक है अटल जी, अटल आरसी चौधरी जी, शायद आपका नाम अटल नहीं है। आरसी चौधरी जी, अटल नहीं है आपका नाम शायद। बता दीजिए अटल जी। देखिए, बेसिकली आरसी चौधरी जी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर नॉर्थ ईस्ट का गला काटना चाहते हैं। देखिए, 2014 में क्या होती उस थी तरीके और की 2024 मेंटालिटी में क्या है? चलिए ठीक है, कैसे सुना जाएगा? चलिए माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगी, समय मुझे इतनी इजाजत देता। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं।